नोटिफिकेशन आ जाता है। नहीं, वो जैसे नोटिफिकेशन आता है तब ज्वाइन कर लेते हैं। चलो लेमैन लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज, LAY लेमैन लैंग्वेज, आम आदमी की भाषा जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे थे हम? पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था। मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो चलो आ जाओ, अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कल की क्लास में, मतलब लास्ट सैटरडे को जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल बुक होती है हमारे अकाउंटिंग की। क्या होती है? रूल बुक, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस गिवन है। दैट मीन्स आपको अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म करनी है वो वहाँ बताया हुआ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कितने पार्ट हैं? 2। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन कितने पार्ट हैं? 2। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कितने पार्ट हैं? 2। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, फर्दर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हमने कितने कॉन्सेप्ट लिखे थे? 9 कॉन्सेप्ट लिखे थे, है ना। 9 में से हमने 3 क्या करे थे, यहाँ पर समझे थे। द फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। सेकंड वन इज गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा, मालिक का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने का। ठीक है। थर्ड वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज दैट जो भी आइटम, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहा है वो मनी में क्या होना चाहिए? मेजरेबल। मनी, इंडिया की मनी इन द सेंस INR रुपीज में, उसे क्या होना चाहिए? वो मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, डी। लो बुक देना एक बार। लिखो फोर्थ वन पीरियोडिसिटी या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि बिजनेस की जो लाइफ है ना वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? एक पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइड है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूं आपके बिजनेस का रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट से मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ आपसे? प्रॉफिट की या फिर लॉस की, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हम जानना चाहते हैं। अब मैं आपसे बोलूं चलो आप अपने बिजनेस का रिजल्ट बताओ, तो क्या आप अभी तक जितने साल आपने बिजनेस करा उसका रिजल्ट बताओगे? फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट बताएंगे, मतलब हम बीते हुए 12 महीने का रिजल्ट बताएंगे। तो अकाउंटिंग को इजी करने के लिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है जो भी अकाउंटिंग होगी वो 12 महीने की होगी। कितने पीरियड की होगी? 12 मंथ्स और मोर। अच्छा, कोई कोई बिजनेस 15 महीने 6 महीने की करता है, लेकिन प्रॉपर जो अकाउंटिंग कितने महीने की होती है बच्चों? 12 महीने की। हमारे लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर ईयर को हम काउंट नहीं करते, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जो हम काउंट करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो आपका हैप्पी न्यू ईयर कब होना चाहिए? 1 अप्रैल को होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, द पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच बिजनेस इज डूइंग अकाउंटिंग। वो 12 महीने का पीरियड जिसके लिए बिजनेस क्या कर रहा है? अकाउंटिंग कर रहा है। नोट डाउन करो आप।
The business entity is assumed to have an indefinite life. Business entity is assumed to have indefinite life. हम ऐसा सोचते हैं कि जो बिजनेस एंटिटी है उसकी लाइफ क्या है, इनडेफिनिट है. और ये कहाँ सोचा था हमने, गोइंग कंसर्न में ही तो देखा था कि बिजनेस चलता रहेगा, कुछ भी हो बिजनेस तो चलता ही रहेगा. दैट मीन्स हम ऐसा नहीं मानते कि बिजनेस बंद होगा. तो मतलब जीवन काल इसका क्या है, अनिश्चित है. अनिश्चित इन द सेंस इनडेफिनिट है, हम जिसे पता नहीं लगा सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इसमें ही लिखो आगे, according to this concept, life of business is divided into small equal periods, divided into small equal periods, such a year or quarter, या तो साल होगा और क्वार्टर, या फिर कोई क्वार्टर होगा. टू मीजर परफॉर्मेंस, क्या मीजर करने के लिए, परफॉर्मेंस मीजर करने के लिए. टू मीजर परफॉर्मेंस. नीचे लिखना फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. आप इंडिया में चलो नेक्स्ट आता है 5th नंबर. कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो तो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, थर्ड इज मनी मेजरमेंट, फोर्थ इज अकाउंटिंग पीरियड दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट आ जाओ एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे आओ. किस पे आओ? एक्रूअल कॉन्सेप्ट. Fifth is accrual concept. एक्रूअल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो. पूरी अकाउंटिंग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, बेस्ड है. अकाउंटिंग पूरी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बिजनेस में खर्चे होंगे और जो भी बिजनेस में इनकम होगी वो हम कब लिखेंगे, जब वो हो जाएंगे तब लिखेंगे. इसका मतलब ये है अगर खर्चा हो गया लेकिन आपने पे नहीं करा, आप भी बोलोगे कैश तो गया ही नहीं है तो मैं तो नहीं लिख रहा. नहीं, ऐसा नहीं है. जब भी कोई खर्चा इनकर्ड हो जाएगा, कोई भी इनकम आप कमा लोगे, आप उसे लिख सकते हो. यही कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल के लिए मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसकी दुकान में पिंटू नाम का एक वर्कर काम करता है. ठीक है, तो मोहन कौन है, बिजनेस का ओनर है. बिजनेस अलग है और उसके यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम क्या है, पिंटू. पिंटू की 10,000 रुपये महीने की सैलरी है. इस हिसाब से उसकी साल की सैलरी कितनी बनी,
1,20,000 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 2024-25 पूरा निकल चुका है, बिल्कुल निकल गया, अब तो 25-26 स्टार्ट हो गया। तो हम जब 24-25 की अकाउंटिंग करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L, ठीक है। आपने सिर्फ उसको 10 महीने की सैलरी दी है, कितने महीने की दी है, 10 महीने की। इसका मतलब आपने कितना पे किया है उसको, 10,000 इंटू 10 पे किया है, 1 लाख पे किया है। लेकिन उसकी बनती कितनी है, 20,000 और बनती है, 1,20,000 बनती है। पूरे साल पिंटू ने काम किया तो उसने कितना कमाया, आपका खर्चा कितना है, 1 लाख। आप तो मालिक हो, मोहन हो, तो आपका खर्चा कितना है, 1,20,000। आप अपनी किताबों में खर्चा लिख रहे हो 1 लाख कि अभी तो मैंने दिया ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जब खर्चा हो गया लिख दो, कोई मतलब नहीं है आपने दिया हो चाहे ना दिया हो। इसका मतलब जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल के खर्चे उसी साल के अकाउंट्स में आएंगे। कौन से बेसिस पर आएंगे, एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल को हिंदी में बोलते हैं एक्रू हो जाना, एक्रू मतलब घटित हो जाना, वो हो गया है तो अब आप उसे लिख सकते हो। देने या ना देने से कोई भी मतलब नहीं है, समझे। मतलब पे करना जरूरी नहीं है, हम उसे खर्चे के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हम क्या कर देंगे, उसको पे कर देंगे। पैसा अपने बिजनेस से लाएंगे, और कहाँ से लाएंगे, वो नहीं लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर जब हम लिखेंगे ना तो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इस साल लिख दिया है। तो जो कैश नेक्स्ट ईयर गया है तो उधर कैश तो कम हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड उस खर्चे को भी हम कम कर देंगे। ये हम आगे अकाउंटिंग पढ़ते वक्त समझेंगे। अभी आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होता है वो हम जर्नल में समझ जाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझो अकाउंटिंग कौन से बेसिस पर होती है, एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस का मतलब है खर्चा और इनकम, बोलो मेरे साथ, खर्चा और इनकम जब एक्रू हो गया है। एक्रू का मतलब क्या है, जब घटित हो गया है। जब खर्चा तो इनकर्ड होगा, इनकम अर्न होगी। कोई कमाई आपने कमा ली है, मिली नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो, क्योंकि नेचर कौन सा है, एक्रूअल नेचर है। आपको इसका लॉजिक जब हम अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल करेंगे तब आप खुद से ही समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हम एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, फिर जो प्रॉफिट निकलेगा वो गलत निकलेगा, तो वो हम चाहते नहीं, हम तो सही रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो हमेशा दुनिया भर में जितनी भी अकाउंटिंग होती है किस बेसिस पर होती है, कुछ लोग कैश बेसिस पर भी करते हैं। कैश बेसिस का मतलब, इसको एग्जाम्पल में मोहन ने कितने पैसे दिए पिंटू को, तो वो 1 लाख ही लिखते हैं, जिसको हम सही अकाउंटिंग नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है होती नहीं है, होती है, वो नीचे नोट भी डालते हैं कि हम अकाउंटिंग कैश बेसिस पर फॉलो करते हैं। बेसिकली हम क्या मानेंगे, कौन सा बेसिस चलता है, एक्रूअल बेसिस चलता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब बोलो वापस से, खर्चे और इनकम कब लिखोगे, जब वो एक्रू हो जाएंगे। एक्रू का मतलब खर्चा खर्च हो गया, इनकम कमा ली है। मिलने ना मिलने, देने या ना देने से कोई भी मतलब नहीं होता है। उधार मिला नहीं तो भी लिखते हैं। जैसे कि आपने कोई इनकम कमा ली, आपने कमीशन कमाया 12 महीने का, लेकिन आपको अभी 1 भी रुपया नहीं मिला, कमा तो लिया ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है लिख लो, मिलेगा जब नेक्स्ट ईयर उसको माइनस कर देंगे, समझे। चलो लिखो इसके अंदर, अंडर दिस कॉन्सेप्ट, अंडर दिस कॉन्सेप्ट under this concept incomes and expenses are recorded when they are incurred और earned। खर्चे के लिए यूज होगा incurred और इनकम के लिए यूज होगा earned और earned, not when cash, not when cash, incurred or not when cash is received
नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कैश लेना देना मिलना ना मिलना कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा हुआ इनकम हुई लिख लो। और पॉइंट लिखो, रेवेन्यू, रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, इनकम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम। इसमें रेवेन्यू इनकम ही तो, कमाई क्यों होता है, इनकम इनकम होती है, प्रॉफिट अलग होता है। इनकम होता है जो आ रहा है पैसा, कमाई, उसमें से जो बच रहा है वो प्रॉफिट होता है, डिफरेंस होता है। When it is earned, जब हमने कमा लिया है तो वो क्या बन गया, रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो राइट टू रिसीव इनकम अराइजेस, हमें अधिकार प्राप्त हो गया है, राइट टू रिसीव इनकम अराइजेस, राइट टू रिसीव इनकम अराइजेस, इनकम को मिलने का अधिकार प्राप्त हो गया है आपको। इनकम मिली नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हम उसे इस साल ही नोट करेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू एक्सपेंस लिखो, एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकम, ऑब्लिगेशन टू पे अराइजेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, व्हेन इट इज incurred, obligation to pay arises, obligation to pay arises। क्या, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, नॉट है वो, नेट नहीं है। तो उस कॉस्ट की भी तो है बुक, उसमें कॉस्टिंग भी तो है, लिख लिया है ना, इसमें भी सेम ही तो है, इतना ही साइज है। थोड़ी मोटी है तो ये लंबी भी तो है, ये नोट्स है, वो किताब है, किताब तो बड़ी आएगी ना, सेम है मटेरियल। हाँ, तो इसमें समराइज फॉर्म में होता है, समरी होती है। चलो, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर लिया, चलो अच्छी बात है। चलो इसमें एक और लाइन लिखो जिस पे डबल स्टार करना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, उठ के आएगा 110% एमसीक्यू में। लिखो टुडेज अकाउंटिंग सिस्टम, नहीं पॉइंट ही है, टुडेज अकाउंटिंग सिस्टम
Today's accounting system are based on accrual concept, are based on accrual concept. Today's accounting system are based on accrual concept, are called mercantile system of accounting. Mercantile system of accounting. हो गया? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ये कौन सा था? 5th आ गया. 6th लिखो. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा. ठीक है, तो लिखो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन each and every accounting transaction consist of two clearly identifiable एस्पेक्ट्स, डेबिट और दूसरा क्रेडिट. एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो रेस्पेक्टिवली दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. ठीक है, चलो मतलब गिविंग एंड टेकिंग. अगर हमारे लिए कुछ मिल रहा है, मतलब हमें कुछ मिल रहा है, दैट मीन्स टेकिंग, तो कुछ ना कुछ हम दे भी रहे होंगे, और अगर हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिल भी रहा होगा. ठीक है, सामान हमने खरीदा बेचने के लिए, तो हमारी जेब में से क्या गया? पैसा गया. जरूरी नहीं है डेबिट क्रेडिट, फिक्स नहीं होता, अकाउंटिंग रूल्स होते हैं. तो जब सामान जाएगा, इसका मतलब हमने सामान दिया है, दैट मीन्स गिविंग, तो हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. और जब हम सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है, सामान मिल जाता है. तो हर ट्रांजैक्शन के दो क्या होंगे? इफेक्ट होते हैं. ठीक है, एस्पेक्ट इफेक्ट एक ही बात है. अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी से बनती है. अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल्स टू, लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन भी यहीं से बनेगी. अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. हाँ, कैपिटल लायबिलिटी का ही पार्ट होता है, क्योंकि अलग से बोलते हैं हम कैपिटल. कहाँ आया? लायबिलिटी वो अदर है, कैपिटल के अलावा बोला है हमने लायबिलिटी को. हाँ, अदर लायबिलिटी को, इसलिए उसको लायबिलिटी ही बोलते हैं. टोटल लायबिलिटी का पार्ट होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जब हम बोलते हैं ना टोटल लायबिलिटी, तो बोलेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल. चलो
एंट्री कर लो एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। आपने 10,000 का क्या खरीदा, माल खरीदा। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान आएगा 10,000 का। टू कैश, कैश जाएगा 10,000। एंट्री ऐसे ही करते हैं, जर्नल सीखेंगे जब समझ में आएगा। एंट्री ऐसे करते हैं, एंट्री करने का फॉर्मेट है, डेबिट ऐसे, टू कैश ऐसे। चले, इसी को कहते हैं डबल एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट। एक चीज़ का कितनी इफेक्ट आएगा, 2 इफेक्ट आएगा, कुछ जाएगा तो कुछ मिलेगा भी हमको, ठीक है। 7th वन इज, ये 11th क्लास में ही सीख जाते हैं हम। अभी आपको थोड़ा इसीलिए अलग लगेगा क्योंकि आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं पढ़ाया है ना। तो अभी जब हम जर्नल वाला चैप्टर करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगी, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 7th लिखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट। 7 इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो सर से पूछना, मैचिंग कॉन्सेप्ट। लिखो, द रेवेन्यू एंड ऑल रिलेटेड एक्सपेंस, द रेवेन्यू and all related expense incurred, the revenue and all related expense incurred by business entity, incurred by business entity, incurred by business entity should be recognized and recorded, should be recognized and recorded, should be recognized and recorded in same accounting period, in same accounting period. इसका मतलब क्या है कि जो भी खर्चा इनकम आपने इस साल किया है उसे इस साल ही लिखना है। ये किससे मिलता जुलता हुआ, एक्रूअल से मिलता जुलता हुआ, वही है, ठीक है। 2 अलग अलग बात है दोनों में। एक्रूअल क्या बोलता है कि एक्रू होने पर हमें लिखना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है इस साल ही लिखना है। सेम बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो, ये भी डिफरेंस है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है जिससे कि एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल के आए। प्रॉफिट निकालने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जाता है। लिखो इसके नीचे, टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस
द ईयर। एट्थ नंबर पे आता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। 8 नंबर पे आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, लिखो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड revenue is recognized only when it is realized। रेवेन्यू को हम कब लिखेंगे, तब वो हमें रियलाइज हो जाएगा तभी लिखेंगे। दैट इज when goods are sold or services are rendered। सामान बिक जाएगा या सर्विस रेंडर हो जाएगी तभी लिखेंगे। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, रिकॉर्ड करो। गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट, रिकॉर्ड करो। ऑर्डर रिसीव्ड, नॉट रिकॉर्ड। रेंडर्ड, रेंडर्ड, रेंडर RENDERED, मतलब दे देना सर्विसेज। डी, इतनी बेकार राइटिंग लिखते हो, साफ साफ अच्छा अच्छा लिखो। पता क्या नहीं चल रहा है? तो कुछ कुछ मीनिंग पता नहीं चल रहा है वो तो पूछ लो, पर राइटिंग तो देखो कैसे लिख रहे हो। अच्छा पेन ऐसा है तो पेन बदल लो। इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली रेवेन्यू की बात करेगा। रेवेन्यू मतलब है इनकम। इनकम जब होगी ना तभी लिखोगे। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति सामान खरीदने आया आपकी दुकान पे, उसने कैश दिया, इनकम हो गई, रिकॉग्नाइज कर लो। उसने सामान खरीदा और आपने उधारी बुक कर ली कि बाद में सामान वो बाद में पैसे देकर जाएगा, दैट मीन्स इनकम हो गई है। ठीक है, बस मिली तो नहीं है तो भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम उसे लिख लेंगे। थर्ड वन इज किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है ना, तो ना तो अभी क्या हुआ है, उसने ऑर्डर मतलब ना तो वो अभी हमारा डेटर बना है और ना ही पेमेंट मिला है, तो वो इनकम नहीं है, तो वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। समझे? तो रेवेन्यू, अच्छा पता है ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया कि ऐसे तो मैं फर्जी ऑर्डर दे दूं 10 लाख का, बिजनेस क्या लिखेगा कि 10 लाख की इनकम हो गई बस आने वाली है। एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं, इनकम रिकॉग्नाइज नहीं होगी। तो तब तक ऑर्डर मिला है, सामान चला नहीं गया है, तब तक इनकम नहीं लिखेंगे। समझे? चल, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो बात करेगा किस चीज़ की, इनकम को कब हमें रिकॉग्नाइज्ड करना है, कब उसे रिकॉर्ड करना है। मिल गई तो कर लो, कमा ली तो कर लो, कमाई नहीं है, मिली भी नहीं है तो नहीं करेंगे। कमाने और मिलने में से एक पॉइंट पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। आखिरी कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फिर सिंपल उसे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो लिखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, लिखो बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, बिजनेस ट्रांजेक्शन
business transactions are recorded. Business transactions are recorded at the actual cost. At the actual cost at which they are actually incurred, at which they are actually बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस पे वो एक्चुअली इनकर्ड हुए हैं. लिखो, assets are recorded at their original cost. Assets are recorded at their original cost, which includes purchase price, which includes purchase price plus and which include purchase price and all expenses incurred to make the asset, all expenses incurred to make the asset, all expenses incurred to make the asset ready for use. एग्जाम्पल, मशीन कॉस्ट है 50,000 की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 के, तो रिकॉर्ड किस पे होगी, कितने पे रिकॉर्ड होगी, 60 पे. Made the asset ready to use. वो अलग से लिखना पड़ेगा, मशीन में नहीं जोड़ेगा. एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझो. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि असेट को उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे जितना हमारा खर्चा हुआ है, जितने में हमने असेट को खरीदा है. एग्जाम्पल के लिए, दुकान में लगाने के लिए आपने एसी खरीदा 50,000 का. खरीद कर क्या करोगे, उसको आपको लगाना आना चाहिए. हम खुद एसी की फिटिंग थोड़ी ना करेंगे, हम किसी पर्सन को बुलाएंगे जो दीवार में उसकी फिटिंग करके जाएगा. उसका खर्चा लगा 5,000. एसी खरीदा, लेकिन काम में कब आया, जब वो उसे फिक्स करके गया. तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि आपको एसी कितने का पड़ा, 50 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, 55,000 का पड़ा. तो टोटल कॉस्ट आपकी असेट को चालू करने में, खरीदने में कितनी लगी, 55,000. अब ऐसा तो नहीं है 1 साल काम करेगा एसी, 5-10 साल तो चलेगा. मिनिमम मानते हैं कि 5 ईयर्स तो चलेगा ही चलेगा. नेक्स्ट ईयर जब हम अकाउंटिंग बना रहे हैं तो एसी को लिख रहे हैं 20,000 का. तो हमने पूछा क्यों,
तो कि मार्केट में एसेट 20 का है, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने अगर इसको 60 पे लिखा है तो वो 60 ही चलता रहेगा, बस इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जिस अमाउंट से वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। आगे पढ़ेंगे हम उसको। इसका मतलब मार्केट में क्या भाव चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम किस पे लिखते हैं, जितनी हमारी लागत होती है, जितना हमारा पैसा लगा हुआ होता है। अब हर महीने हर साल हम एसी को रिपेयर करवा रहे हैं तो वो एसी में ऐड नहीं होगा, वो P&L अकाउंट में खर्चे के नाम से दिखाया जाएगा। समझे? इसके जस्ट बाद ही एक चैप्टर आएगा कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। वहाँ हम समझेंगे कि कौन से खर्चे P&L में आते हैं और कौन से खर्चे बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत? समझ में आया? तो कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 9 के 9 कॉन्सेप्ट हो गए हैं। सबसे पहले बात की मालिक अलग बिजनेस अलग, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को पैसे में मेजर करना है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि उसको बंद करेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आगे बोलो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और रिकॉग्नाइज्ड। आगे चलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था? सारे खर्चे सारी इनकम इस साल ही लिख दी जाएंगी। नेक्स्ट क्या था? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। हर अकाउंटिंग कितने महीने की होगी? 12 महीने की होगी। डुअल एस्पेक्ट, कुछ भी हुआ उसके कितने इफेक्ट होंगे? एक डेबिट और एक, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी। रियलाइजेशन का मतलब इनकम कब लिखोगे? जब या तो हो गई है या मिल गई है। संभावना को नहीं लिखेंगे। किसको नहीं लिखेंगे? संभावना को नहीं लिखेंगे। और लास्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको उतने पे ही लिखना है जितने में वो हुए। मार्केट के भाव से आपका कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? कोई डाउट? बुक्स 5 से 10 दिन में आ जाती है।